Abhishek and welcome to my channel. Today we are going to discuss the last topic of our chapter that is casteism. आपको 2 महीने लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर दिया है जिसमें कि मैंने जेंडर डिवीज़न की बात की और रिलीजन बेस्ड डिवीज़न की बात की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड येट आप उनको देखो। मैंने इस चैप्टर को एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, तो आपको वो सभी बातें समझनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एलेबोरेटली डिस्कस किया है। तो टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर और ड्यू टू माय जॉब और थोड़ा टाइम के स्कैरसिटी की वजह से मैं डेली लेक्चर्स नहीं ला पा रहा हूँ, बट वेन एवर आई गेट टाइम्स आई विल डिलीवर अ वीडियो फॉर यू। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कास्टिज्म। तो कास्टिज्म डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा और थोड़ा कास्ट सिस्टम के बारे में बताऊंगा जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि ये कास्टिज्म का बेस क्या था, ये हिस्ट्री क्या थी इनकी, कि वो जो डिफरेंट वर्ण सिस्टम जो थे वो क्या थे, डिटेल्स में नहीं बट बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कि ये कास्टिज्म होता क्या है और मेन द इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कैसे जो कास्ट जो सिस्टम है वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है एंड पॉलिटिक्स सिस्टम कैसे कास्ट को अफेक्ट करती है। तो ये बातें हम लोग समझेंगे बिकॉज यू नो कि हम लोग जब रिलीजन बेस्ड डिवीज़न की बात किए थे या जेंडर बेस्ड डिवीज़न की बात किया था उस टाइम पे पॉलिटिक्स की बात करनी बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व होता है, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो सबसे पहले कास्ट सिस्टम में जो चीज़ है ये हमारे देश का स्पेशल है। एक मूवी आई थी रणवीर सिंह की, आपको मालूम है कि एक गिफ्ट उसको दिया गया, तो जब पूछा गया कि किसने दिया तो उसने क्या बोला, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। तो सिमिलरली थिंग ये कास्टिज्म जो है ये तोहफा हमने खुद को दिया, हमारे देश को मिला है। बाकी देश में जेंडर डिवीज़न की बात होती है, रिलीजन बेस्ड डिवीज़न की बातें होती है, कम्युनिटी अलग अलग हैं, बट ये कास्ट बेस्ड डिवीज़न नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में ही है। तो सबसे पहले हम लोग कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली दिस सिमिलर थिंग इज देयर आर कास्ट डिफरेंसेस बट दिस डिफरेंसेस इज कन्वर्टेड इनटू डिवीजन। सेम बातें हैं। तो पहले जो कास्ट डिफरेंसेस या जो कास्ट इनइक्वालिटीज थी वो कहाँ से आई थी वो समझने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली हिंदू सिस्टम्स में ही ये ज़्यादा है, तो हिंदू सिस्टम्स का हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे। इन हिंदू सिस्टम इट वाज एज्यूम्ड कि जो ब्रह्मा जी हैं वहीं से हिंदू का जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी से ही हिंदू जी का जन्म हुआ है। अब जब मनुस्मृति पढ़ोगे तो आपको इस जो कास्ट बेस्ड डिवीज़न है, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये सभी बातें वहाँ पे आपको मिलेगी मनुस्मृति में। तो उनके अकॉर्डिंग क्या थे, जो कास्ट सिस्टम थे वो बेसिकली उनको 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था, आपको मालूम है। एंड दिस इनइक्वालिटीज और दिस डिफरेंसेस वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। जो जिस तरह के काम करते थे उनके बेस्ड पे उनको वो कास्ट रखा गया था। और ये जो है वो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास होता था और वो सेम एक्यूपेशन करते थे जो उनके जनरेशन किया करते थे। ये पुराने समय की बात है, आज के टाइम की बात नहीं है। एंड वन मोर थिंग अगेन, आई डोंट वांट टू हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एनी कास्ट सिमिलरली, सो आप उसको अदरवाइज नहीं लेंगे। मैं आपको समाज में जो है और जो था वो ही सिर्फ बताने जा रहा हूँ। तो आपको ये कास्ट जो था ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडेटरी एक्यूपेशन के बेसिस पे 4 वर्ण में बांटा गया था। द फर्स्ट वाज ब्राह्मीण, सेकेंड वाज क्षत्रिय, थर्ड वाज वैश्य और फोर्थ वाज शूद्र। You can do another thing, you can keep a pen and paper with you and you can note down whatever I am telling you because it's very important to you. तो जो ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बांटा गया था, उनके बेसिस पे क्या था, जो ब्राह्मीण्स थे वो क्या थे, या तो पृष्ठ हुआ करते थे, पुजारी या शिक्षक, मीन्स समाज में शिक्षा देने का काम, लोगों को पढ़ाई लिखाई की बातें करने का काम जो करते थे उनको ब्राह्मीण बोला गया था। क्षत्रिय का काम था वॉरियर या रूलर्स हुआ करते थे जो कि देश की रक्षा भी किया करते थे, तो ऐसे जो भी व्यवसाय किया करते थे उनको क्षत्रिय ग्रुप में रखा गया। थर्ड ग्रुप था वैश्य का, जो कि मोस्टली क्या होते थे, ट्रेडर्स, व्यापारी हुआ करते थे, या किसान, किसान भी वैसे लोग हुआ करते थे। और फोर्थ ग्रुप था शूद्र, शूद्र जो थे वो बेसिकली लेबर्स का काम किया करते थे, मतलब घरों के काम वाम, घर बनाना, ये सभी जितने भी काम करते थे लेबर्स का वो सभी शूद्र किया करते थे। तो ये 4 वर्ण था हमारे समाज में जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता था। तो ऐसा एजम्पशन था कि जो ब्रह्मा जी हैं उनका जो हेड है वो ब्राह्मण उनको रिप्रेजेंट्स करता है। हेड का मतलब जो थोड़ा दिमाग वाले, मतलब पढ़ाने लिखाने का काम वाले। सेकेंड जो क्षत्रिय है, जो भुजा है ब्राह्मण
ब्रह्मा जी का, वो क्षत्रिय उसको डिनोट करता है। जो थाइज है ब्रह्मा जी का वो वैश्य, और जो फिट जो हमारा पैर है ब्रह्मा जी का वो शूद्र। तो ये चार डिविजन्स किया गया था ऑन दिस। ये जो चीज़ बातें हैं वो थोड़ी सी आपको समझ कम आएगी, बट ये चीज़ें थी। मनुस्मृति में इसकी चर्चा भी है कि ब्रह्मा जी के अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स थे उनकी बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन था अलग अलग कास्ट का। तो ये बेसिकली क्या है कि किसी भी समाज में वो भगवान के ही बॉडी पार्ट्स है ना, तो भगवान का कोई भी बॉडी पार्ट्स हो वो पूजनीय होता है। तो चाहे कोई सा भी वर्ण सिस्टम था, कोई सा भी ग्रुप्स था, उनका अपना अपना वर्क होता है, और कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। तो इस बेसिस पर डिफरेंस किया गया था, और इट वाज द गुड थिंग। ये इसमें कोई बुराई नहीं थी, बट डिफरेंट प्रॉब्लम कहाँ से आई मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, जो एक टर्म क्वाइंड होता है दलित, शायद इसके बारे में आपको पता नहीं है। जो मैं आपको पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बिकॉज आवर चैप्टर इज नॉट बेस्ड अपॉन डैट। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस। जो दलित हुआ करते थे वो एक्चुअली ये चारों ग्रुप्स में नहीं हुआ करते थे, ये दिस वाज द सेपरेट। इनको आउटकास्ट ग्रुप बोला जाता था, आउटकास्ट ग्रुप, दलित्स। और इनका हिंदी नाम होता है अछूत। मतलब क्या होता है कि सभी समुदाय में ये चारों जो अलग अलग वर्ण थे इनमें, वन हु इज थ्रोन आउट ऑफ द कास्ट फॉर रिचुअल ऑफेंसेज, किसी भी अपराध की वजह से उसको समाज से बाहर कर दिया गया या समाज में जगह नहीं दी गई, तो ऐसे जो आउटकास्ट ग्रुप एक बन के आया वो कहलाया दलित। तो बेसिकली जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और जो भी डिवीजन आया है वो यहीं से आया है कि दलित्स के खिलाफ कई सारे दुर्व्यवहार किए गए। मैं हर के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, बट सिंपली जो दलित्स थे वो आउटकास्ट ग्रुप है। आपको समझने की जरूरत है कि ये चार जो वर्ण सिस्टम थे उनमें दलित्स नहीं आते, ये सेपरेट एक वर्ण एक ग्रुप बन गया था समाज में। दलित मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट, जो हमारे आउटकास्ट ग्रुप थे जिनको कि समाज से बाहर कर दिया गया वो कहलाए दलित। उनको क्या किया जाता था कि या तो स्वीपर का काम या हमारे जो बाथरूम लेट्रिन्स को क्लीनर का काम, ये सभी काम इनको दिया गया और उनको समाज में जगह नहीं दी गई। इनके खिलाफ कई सारे डिस्क्रिमिनेशन किए गए। तो जो मेनली जो कास्टिज्म आया था वो यहीं से आया था कि दलित के खिलाफ, दलित के लिए जो लोगों के मन में दुर्व्यवहार था वहीं से कास्टिज्म का जनरेशन हुआ था। ये चार वर्ण के अलावा ये थे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ये ज्योतिबा फूले एक हमारे समाज सुधारक थे जिन्होंने सत्यशोधक समाज का खोज किया था, उन्होंने इस दलित के बारे में क्वाइंड किया था। दलित वर्ड वाज क्वाइंड बाय हिम ओनली। अकॉर्डिंग टू इट, विक्टिम्स ऑफ कास्ट बेस्ड सोशल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज दलित्स। जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने उनको डिप्रेस्ड क्लास का नाम दिया। जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने उनको हरिजन बोला, इट मीन्स पीपल ऑफ गॉड। तो ये सभी अलग अलग टर्म उनको दिया गया था। और दलित जो एक आउटकास्ट ग्रुप है इन चारों डिवीजन ग्रुप्स के डिफरेंट में है। आपको समझ आ गया होगा चीज़ें। तो अभी के जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो शूद्र हुआ करता था चौथा वर्ण, वो बेसिकली अभी के ओबीसी हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, वो बेसिकली जो शूद्र कास्ट हुआ करते थे वो है। और जो ये दलित है वो एक्चुअली ये चारों वर्ण से अलग सिस्टम था जिनको कि आज के टाइम पे शेड्यूल्ड कास्ट नाम दिया गया है। और जो हमारे आदिवासीज होते हैं, आदिवासी का मतलब आदिवासीज पुराने समय के वासी, एक्चुअल निवासी इस देश के वही लोग हैं, वो हमारे हो गए शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आई थिंक इट्स क्लियर। जो हमारे एससी एसटी और ओबीसी कौन से कास्ट वर्ण सिस्टम में आते थे, वो आज के टाइम पे कैसे उनका डिवीजन किया वो मैंने आपको बताया। जो हमारे शूद्र कास्ट हुआ करते थे चौथा वर्ण, वो हमारे ओबीसी हो गए। जो दलित हैं आज के टाइम पे वो हो गए एससी, और जो आदिवासी जो वो हो गए एसटी। तो आई थिंक दैट कास्ट इनइक्वालिटी इज वेरी क्लियर टू यू। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा कुछ बताया। नाउ वी विल गो टू द टॉपिक्स। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स कि ये कास्ट इनइक्वालिटीज आया क्यों था और कैसे कैसे डिवीजन किया गया और आज के टाइम पे उनका क्या मीन्स क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कास्टिज्म। इफ़ यू रिमेंबर माई रिलीजन टॉपिक, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी इंडिविजुअल्स की थाउट में अगर रिलीजन बेस्ड हो गया तो वो कहलाता है कम्युनलिज्म। इन द सेम सिमिलर मैनर, अगर किसी भी देश में उसके नेशनलिज्म को छोड़ के अगर कास्ट बेस्ड डिवीजन हो गया तो वो कहलाता है कास्टिज्म। एंड इट्स सिमिलर टू कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में आपको बताया था कि उसमें थाउट्स कैसे बन जाते हैं कि एक कम्युनिटी के लोग साथ में रहते हैं, उनके थाउट्स लेवल सिमिलर होते हैं, वो किसी दूसरे
कम्युनिटी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। सिमिलर थाट्स आर देयर, कि एक कास्ट के लोग जो होंगे वो एक साथ रहते हैं, उनकी थाट्स लेवल सेम होते हैं, और किसी और कास्ट के साथ वो सेट नहीं होते। अगर ऐसी मेंटेलिटी किसी भी लोगों के दिमाग में आ जाए तो डैट इज़ द कास्टिज्म। तो जब भी जो कास्ट इनइक्वालिटी, जो कास्ट डिफरेंसेस थे उनके दिमाग में, वो कन्वर्ट हो गया कास्ट डिवीजन में, और एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए उनके मन में एक ये बातें आ गई, तो ये कहलाता है कास्टिज्म। आई थिंक इट्स क्लियर। तो बेसिकली दिस कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। ये मैंने आपको बताया, जो आउटकास्ट ग्रुप कौन से हैं, दलित। वो 4 वर्ण को आप दिमाग में रखो, और ये जो दलित है वो अलग वर्ण बना था। इस यही चीज कास्टिज्म थी, कि दलित जो कि समाज से उनको बाहर रखा गया, उनको अछूत नाम दिया गया। तो ये चीजें जो होती है वो कास्टिज्म होता है। आई थिंक इट्स क्लियर। और इसके अगेंस्ट में हमारे समाज के कई सारे सुधारक थे, जैसे ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी जी, B.R. अम्बेडकर। इन लोगों ने कई सारे वर्क किया, जिससे कि इनका क्या सोच था कि जो हमारी कास्ट इनइक्वालिटी समाज में है, ये जो खत्म हो जाए। ए सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट, ऐसे उन्होंने समाज के बारे में सोचा था। और ये पुराने समय में धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया, और कई सारे रीजन्स की वजह से ये कास्टिज्म जो है वो कमज़ोर पड़ता गया। कमज़ोर पड़ता तो गया, पर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। डैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। बट आपको पहला क्वेश्चन आएगा कि ये कास्टिज्म जो पहले था और आज के समय में वो परिवर्तन आया है, तो व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बोलता हूँ, यू कैन नोट डाउन इट। फर्स्ट रीजन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ये चीज़ें कम होती गई। सेकेंड इज अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण हुआ। मतलब क्या हुआ कि आपको पता है आज के टाइम में आप एक शहर में रहते हो तो अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, आपके पड़ोसी कौन है, आप ये सभी चीज़ें आप मतलब आप ये नहीं करते हो, आप इतना इसको एज्यूम नहीं करते हो कि हमारा पड़ोसी कौन है। आप उसके साथ मिलजुल के रहते हो, आप खाना शेयर करते हो, खाना खाते हो, एक दूसरे के घर जाते हो। तो ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म होते गई ड्यू टू अर्बेनाइजेशन। थर्ड इज ग्रोथ ऑफ लिटरेसी। जैसे जैसे लिटरेसी हुआ, जैसे जैसे आपने स्कूल जाना शुरू किया, एजुकेशन लेना शुरू किया, वैसे वैसे ये कास्टिज्म खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे सपोज स्कूल जाएंगे, तो स्कूल जाने के बाद वो किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खेलते हैं, उनके दिमाग में ये नहीं होता है। उनके दिमाग में होता है यह मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ खेलूँ, चाहे कोई भी कास्ट का हो। तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि लिटरेसी हुआ, एजुकेशन हुआ, बच्चे स्कूल जाना शुरू किए, तो अभी उनके दिमाग में इतनी कास्टिज्म की बातें नहीं है। फोर्थ इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। इट मीन्स पहले आपको मैंने बताया कि जो कास्टिज्म किया गया था, इनइक्वालिटी, जो वो बेस्ड अपॉन द ऑक्यूपेशन, और वो ऑक्यूपेशन क्या होता था, जनरेशन टू जनरेशन पास होता था। बट क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई है। आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी, उसमें एक स्टेटमेंट आपको याद है ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो असली हकदार होगा। इट मीन्स कि अब वो टाइम नहीं है कि अगर कोई भी SC है या कोई ST है या कोई दलित है या कोई ब्राह्मण है या कोई क्षत्रिय है, कोई भी कास्ट का हो, और वो जिस प्रोफेशन में है, सपोज डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई सिंपल चपरासी का काम करता है, कोई घर में लेबर है, कोई रिक्शा वाला है, कोई कुछ भी है, लेकिन अगर उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर उसने पढ़ लिख के अच्छा कर गया, IAS ऑफिसर बन गया, इंजीनियर बन गया, बड़े पोस्ट पे चला गया, साइंटिस्ट बन गया, तो ऑब्वियसली ये एक्यूपेशनल मोबिलिटी आएगी। अब जो उनको टैग दिया गया था कि जो सपोज घर में ऑटो चलाते हैं वो व्यापारी है, वो उनके बाद का डिवीजन व्यापारी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मोबिलिटी आई, इनकी वजह से भी कास्टिज्म थोड़ा वीक हुआ है। फिफ्थ पॉइंट इज लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी प्रथा का अंत हुआ। उसकी वजह से क्या हो गया, जो जमींदार लोग थे वो क्या एज्यूम करते थे कि मेरे पास तो बहुत जमीन है, अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और वो बहुत ही कास्टिज्म करते थे। जो लोअर कास्ट के लोग थे, लोअर मीन्स आई वांट, मेरा वो मोटो नहीं है, लोअर मतलब जिनको वो मानते थे जो जो लोअर तरह के काम करते, काम तो काम होता है, उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बट उनकी सोच ऐसी थी। धीरे धीरे क्या हुआ, उनके जमीन को ले लिया गया, सरकार ने ले लिया, और धीरे धीरे क्या उनके बीच का डिफरेंस कम हो गया। डिफरेंस कम होने से डिवीजन कम होता गया, और कास्टिज्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट, तो ये सभी जो सिस्टम है, इसकी वजह से जो कास्ट हियरकी है वो ब्रेक डाउन हुआ है। इसकी वजह से जो कास्ट सिस्टम के अंदर कई सारी कुरीतियाँ थी, हर समाज में वो एक दूसरे के कास्ट के लिए जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो रही है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया। आपको पता है कि SC ST बेस्ड बिल आया है, जिसके अकॉर्डिंग आपके अंदर कई सारी कार्रवाई की जा सकती है अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे। अनटचेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब आप आर्टिकल 70 पढ़ोगे, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। तो ये सभी चीज़ें धीरे धीरे समाज में विकास हुई है, ये सभी चीज़ें आई है, जिसकी वजह से जो कास्ट बेस्ड सिस्टम था वो धीरे धीरे कम होता गया है।
बट स्टिल इट्स इन द सोसाइटी। कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर अभी भी ये कास्टिज्म होता है, अनटचेबिलिटी है कई सारे गांव में। इसके अलावा मैं सिंपल आपको एक बोलता हूँ, अपने अपने घर जाओ, अपने माँ बाप से पूछो कि मुझे क्या है इंटर कास्ट मैरिज करना है, आज भी वो अलाउ नहीं करेंगे। इट मीन्स अभी भी समाज में है, अभी भी उनकी सोच में अलग कास्ट के लिए ये सोच है कि मैरिज जो होना चाहिए वो इंटर कास्ट नहीं होना चाहिए, अपने कास्ट में ही होना चाहिए, अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वो दूसरे कास्ट में करता है तो उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, दे आर नॉन एज आउटकास्ट ग्रुप। तो ये सभी चीज़ें अभी भी है, जो कि और भी परिवर्तन होने की बात है, और वो धीरे धीरे होगी अगर आप उसको अच्छी तरह से सोचोगे, अपने दिमाग को ब्रॉडर बनाओगे, तो ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म होगी। तो दीज आर द फैक्टर्स। इसके अलावा रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन द डिटेल्स, बट सिंपली आपको मैं बोलता हूँ रिजर्वेशन सिस्टम क्यों आया था, मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। दो टर्म आपको याद रखना है, सोशली एंड एडुकेशनली। दो टर्म। बेसिकली रिजर्वेशन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ दो ही टर्म जिक्र किया गया है। शायद आपको आज के नेता लोग हो या आपको बहुत सारे लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ रिजर्वेशन इज सिंपली बेस्ड अपॉन सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी। सोशली एंड एडुकेशनली मैं आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट रखूंगा। सोशली बैकवर्डनेस तो आपको मालूम है कि जितने भी आउटकास्ट ग्रुप थे उनको सोशली बैकवर्डनेस फेस करना पड़ा है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया, समाज से बाहर रखा गया है, इसीलिए उनके अगेंस्ट में रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया कि सोशली वो स्ट्रांग हो सके। एंड सेकेंड इज एडुकेशनली बैकवर्डनेस, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप जो भी अपर कास्ट के थे, जिनको उन्होंने अपर कास्ट माना था, उनको क्या था, एजुकेशन एसेस करने का राइट्स था। बट जो ये आउटकास्ट ग्रुप थे उनको समाज से बाहर रखा जाता था, वो स्कूल्स के अंदर तक नहीं जा सकते थे, तो वो एजुकेशन कहाँ से ले पाएंगे, तो वो लोग धीरे धीरे क्या हो गए, पीछे होते गए समाज में। तो ड्यू टू दिस अगर आपको एक साथ मौका नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप पीछे हो जाओगे। तो दैट्स वाई एडुकेशनली बैकवर्डनेस। वो एडुकेशनली बैकवर्डनेस उसके अंदर ना रहे, दे कम फॉरवर्ड, they have access to education, they can do something in their life, they can go to the higher post. Due to that this reservation system has come in the force. I think it's clear. Two terms you need to remember, one is socially backwardness, educationally backwardness. इसके अलावा कहीं से भी कोई टर्म नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को जब स्टडी करोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है, सोशली और एडुकेशनली बैकवर्डनेस के अगेंस्ट में ही रिजर्वेशन सिस्टम आ गया। सो नो यू, आई थिंक दैट नो इट्स क्लियर टू यू कि हमारे समाज में कास्टिज्म कहाँ से आया था एंड व्हाट इज कास्टिज्म, और धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो रही है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, बट स्टिल अ वे फॉरवर्ड है। कई सारी चीज़ें अभी बदलने की कोशिश है भाई, बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेगी, तब जाके ये कंप्लीटली कास्टिज्म खत्म हो पाएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डिस्कशंस कि हाउ कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स। दो बातें हैं, वन इज कास्ट इन पॉलिटिक्स, सेकेंड इज पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो आपको प्रीफिक्स का मतलब जो पहले वाला टर्म है वो याद रखना है। कास्ट इन पॉलिटिक्स मीन्स कास्ट कैसे अफेक्ट करती है पॉलिटिक्स को, कास्ट का अफेक्शन कैसे होता है पॉलिटिक्स में। एंड सेकेंड इज पॉलिटिक्स इन कास्ट, इट मीन्स पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को अफेक्ट करती है। दोनों बातें हैं, दोनों को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला है कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो कास्ट सिस्टम है वो पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करती है, इट्स वेरी सिंपल। आपको पता है कि कास्टिज्म के बिना पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता है, तो कास्ट तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बट निगेटिव वे में भी करती है, पॉजिटिव वे में भी करती है। बट निगेटिवली क्या चीज़ें हो रही है मैं आपको वन बाय वन। सो इट मीन्स दैट कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, बहुत सारे फॉर्म्स में लेती है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। आपको पता है जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वन कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिवाइडेड, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, उनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वोटिंग होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है आपको पता है, आपको कोई भी पार्टी हो पॉलिटिकल, दे कीप इन माइंड कास्ट कंपोजिशन, कास्ट कंपोजिशन को वो कीप इन माइंड करती है। तो कास्टिज्म कैसे इफेक्ट कर रही पॉलिटिक्स को वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके दिमाग में कास्ट कंपोजिशन होता है कि इस वाले कम्युनिटी में कौन से कास्ट ज़्यादा है, कौन से कास्ट कम है, और उनके लीडर्स जो नॉमिनेट होते हैं उसी बेस पे होते हैं कि कास्ट बेस्ड जो कंपोजिशन होता है उसके बेस्ड जो भी मेजोरिटी में है उसके अकॉर्डिंग ही, कोई कहीं अगर समाज में ब्राह्मण्स लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ ब्राह्मण लीडर को आप नॉमिनेट कर दो, कहीं राजपूत है राजपूत कर दो, कहीं पर SC ST ज़्यादा है तो वहाँ लोअर कास्ट के कर दो या SC ST के कास्ट के कर दो। तो ये सभी चीज़ें हैं आपको कि पहला इफेक्ट कैसे होता है कास्ट में, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये डिसीजन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट होता है। सेकेंडली क्या होती है कि ये जो जब भी पॉलिटिक्स होता है तो वो अपील करते हैं कास्ट सेंटीमेंट को,
ताकि उनको प्रभावित कर सके। टू मस्टर द सपोर्ट ऑफ एनी कास्ट दे ट्राई टू अपील एंड सेंटिमेंट्स ऑफ वन कास्ट। तो ये निगेटिव बातें हैं कि जब भी इन निगेटिव की वजह से ये चीज़ें हो रही, होनी कुछ चाहिए बट कास्टिज्म इस तरह से घुसा हुआ है हमारे पॉलिटिक्स में कि इस तरह से वो इफेक्ट करती है। बट एक और चीज़ है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम में जब से वन पर्सन वोट वन वोट सिस्टम आया है, इट मीन्स कि हर को वोट देना, वोट देना ये फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इट इज़ द लीगल राइट्स। तो हर इंसान अगर वोट देता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को समझ आ चुका है कि मैं किसी एक, आई कैन नॉट मस्टर एनी वन कास्ट एंड आई कैन नॉट विन द इलेक्शंस। सो वो क्या करती है, कास्ट इफेक्ट कैसे करती है कि वो हर कास्ट पे ध्यान देने लगी, अब हर तरह के कास्ट पे, क्योंकि एक कास्ट से मैं जीत नहीं सकता हूँ तो वो हर कास्ट पे ध्यान देती है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स इन विच कास्ट इज अफेक्टिंग पॉलिटिक्स। तो कास्टिज्म कैसे किसी भी चुनाव को, किसी भी डेमोक्रेसी को इफेक्ट करती है, आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, द क्वेश्चन विल बी हाउ कास्ट इज अफेक्टिंग पॉलिटिक्स, राइट दी पॉइंट्स। तो आपको ये सभी पॉइंट्स बताना है कि फ्रेंचाइजी कैसे कैसे होता है, उनका डिवीजन कैसे किया जाता है, क्या उनके दिमाग में होता है। तो इस तरह से कास्ट जो है वो इफेक्ट करती है पॉलिटिक्स को। बट इन अनदर क्वेश्चन कैन बी देयर, इन सोशल साइंस व्हाट इज द थिंग यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स, then in that case you have to write those points. Second question can be there, we know although caste affect politics but it's not the true, it means क्या, it's far from the true। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जस्टिफाई इट। तो मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ कि किसी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी इलेक्शंस में कास्टिज्म तो है, बट सिर्फ कास्टिज्म से ही चुनाव नहीं जीता जाता है, उसके कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूं ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगी कैसे ये बातें हैं। तो आपको मैं बताता हूं कि नो पार्टी, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दिस कंट्री हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन कास्ट। क्योंकि अब हम लोग मिलजुल के रहते हैं, हर समुदाय के लोग, हर कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं। तो कोई ऐसा एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर कि सिर्फ एक ही कास्ट रहता हो। तो इट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप किसी एक कास्ट को पर्टिकुलर दिमाग में रख के अगर आप उसके लिए अपना लीडर्स को चुनोगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते हो। तो कास्टिज्म इज देयर बट only casteism is not there, you have to work, you have to develop the society, you have to work for them, तभी जाकर आप पॉलिटिकल इलेक्शन जीत सकते हो। अदरवाइज आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करोगे तो कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर कि एक ही कास्ट मेजोरिटी में हो। सेकेंड, वन मोर थिंग, एक ही कास्ट का मतलब सपोज कहीं पर मैं वोट बैंक की बात होती है, वोट बैंक का मैं आपको पर्टिकुलर मीनिंग समझाता हूँ। व्हाट इज वोट बैंक? वोट बैंक का ये मतलब नहीं होता है कि पूरे जो एक कास्ट के लोग हमको वोट दे देंगे। वोट बैंक का मतलब होता है मेजोरिटीज, क्योंकि एक ही कास्ट के अंदर कई सारे विचारधाराएं होती है, कई सारे, एक ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या एससी है या एसटी है या ओबीसी है, उनके अंदर क्या है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके सोच अलग अलग होते हैं। तो एक ही कास्ट के 100%, अभी कोई मान ले राजपूत है, सिंह टाइटल कोई है और सिंह है कोई, तो सबके सब राजपूत जाके वोट दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो दूसरे कास्ट को वोट देते हैं, वो काम को देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से और से फैक्टर्स हैं, बट इट्स सिंपल कि एक ही कास्ट के लोग एक ही अपने ही कास्ट को वोट देने वाला ये भी जरूरी नहीं है। तो ये जो आपका है ये कास्टिज्म की वजह से डेमोक्रेसी है या सिर्फ कास्टिज्म की वजह से, ये क्लियर नहीं होता है। तो सेकेंड पॉइंट इज दिस वन। एंड थर्ड, अगर ऐसा होता तो कभी रूलिंग पार्टी हारती ही नहीं या सिटिंग एमपी और एमएलए, क्योंकि वो सभी ये सभी चीज करके ही तो वहां पे जीती है एक बार में। सभी उनको देखा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन से कास्ट के मेजोरिटी, और सभी कुछ आकलन करके ऑब्जर्वेशन करके वो एक बार खड़ा की थी। दूसरी बार हारती क्यों भैया? अगर वो जीतना ही होता तो वो हर बार जीतती, बट ऐसा नहीं होता है ना, वो दूसरी बार हारती है। हारती क्यों? क्योंकि उसके कई सारे रीजंस हैं। तो दिस इज द मेन पॉइंट्स, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स, सेकंड क्वेश्चन वाज दो कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स बट इट्स फार फ्रॉम ट्रू। तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स, तो ऊपर के 3 पॉइंट्स बोलने हैं। और सेकंड जब क्वेश्चन पूछा जाए कि इट्स फार फ्रॉम ट्रू, में आपको ये पॉइंट्स रखने हैं कि ये सभी रीजन की वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि कास्टिज्म पॉलिटिक्स में है तो, बट इट्स फार फ्रॉम ट्रू। कई सारे और से भी फैक्टर्स हैं, तो मैं आपको फैक्टर्स बताता हूं। तो किसी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी, आपको चूंकि आप लोग फ्यूचर हो देश के एंड यू हैव टू ऑल्सो कास्ट योर वोट, तो आप अपने माइंड को ओपन रखो और आप इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, मैं जो बोल रहा हूं आपको। तो किसी भी इलेक्शंस में, डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, किसी एक कास्ट में अलग अलग मेंटेलिटी के लोग हैं, तो उनके मेंटेलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो
किन चीज़ों से प्रभावित हैं, किस कास्ट के लोगों से प्रभावित हैं, उनके कौन कौन से फैक्टर उनके दिमाग में हैं। थर्ड इज परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने उस इलाके में कितना काम किया है, सड़क पे कितना काम हुआ है, बिजली पे कितना काम हुआ है, मूलभूत समस्याओं को, बेसिक जो हमारे चीज़ें हैं उन पर कितना वर्क किया गया है। एंड फोर्थ इज पॉपुलैरिटी ऑफ द लीडर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है मोदी जी जो है 2014 में वेव लहर आई, एक लहर आई थी मोदी जी के लिए, तो वो एक क्या था, एक पॉपुलैरिटी ऑफ लीडर्स है। आज के टाइम पे भी आपको पता है कि बीजेपी के आइडियोलॉजी से बहुत लोग अभी भी प्रभावित नहीं है, बट ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी जी दे आर कास्टिंग देयर वोट टू बीजेपी। तो these all are the factors. It means that casteism is present in the politics, but it's far from true. Many other factors are there which is affecting politics. I think this topic is too much clear to you कि कैसे caste in politics affected है। आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं। If you want to watch it again, you will understand. Second thing we are going to talk about, that is politics in caste. ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। कास्ट तो आपको पता चल गया कैसे पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, बट पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को प्रभावित करती है मैं आपको बोलता हूं। जब भी इलेक्शंस आएगा, जब भी इलेक्शंस आने वाले हैं, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नाइबरिंग कास्ट और सब कास्ट which were earlier excluded from it. It means, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसलिए मैंने आपको बोला जब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप इसको रटने की कोशिश करोगे, बट आपको पता है ना नया एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें रटने को छोड़ के आपको समझने के ऊपर फोकस है। तो दैट्स माय मोटो। मैं इस पॉलिसी को आने से पहले ही मैं आपको ये चीज़ें बता रहा था कि आप रटने की कोशिश ना करो, चाहे मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ आपको, चाहे मैं सोशल साइंस, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कॉन्सेप्ट को। तो इसका मतलब क्या होता है, ईच कास्ट ग्रुप में जब भी पॉलिटिक्स आता है, तो जैसे ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स के अंदर भी कई सारे सब कास्ट होते हैं, राजपूत के अंदर भी सब कास्ट होते हैं, ब्राह्मण के अंदर तिवारी हैं, भारद्वाज है, कानकुज ब्राह्मण है, मैथिल ब्राह्मण्स हैं। तो इसी तरह से राजपूत के अंदर में भी जब भी पॉलिटिक्स होगा तो वो कैसे इफेक्ट करती है कास्ट को, कि ये सभी जो सब कास्टें हैं आपस में वो एक दूसरे से मिलजुल कर एक बड़ा सब कास्ट बनने की कोशिश करती है, बड़ा कास्ट बनने की कोशिश करती है ताकि वो जीत सके। तो अब क्या करेंगे, सभी कास्ट को एक साथ वो मिलाने की कोशिश करेंगे और इससे क्या होगा, एक बिगर एंड बिगर यूनिट बाहर आएगी। तो आई थिंक इट्स क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इज कि कैसे पॉलिटिक्स इफेक्ट करती है कास्ट को। नंबर 2 ये तो हो गए एक कास्ट के ऊपर बात हो गई, सब कास्ट के ऊपर। नंबर 2, मेनी टाइम्स various caste groups are required to enter into a collision with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiations. It means, आपको पता है कि सिर्फ एक सब पॉलिटिक्स आने की वजह से पॉलिटिक्स इसको ही इफेक्ट नहीं करती है कि अलग अलग सब कास्ट के लोग एक हो जाएं, ये अलग अलग कास्ट को भी एक करने की कोशिश करती है। आपको एग्जांपल्स देता हूं, जब आप बिहार स्टेट के पुराने टाइम के इलेक्शंस को पढ़ोगे तो वहां पर कौन सा समीकरण होता था, इक्वेशन माय, एम इज फॉर मुसलमान, य इज फॉर यादव। इट मीन्स वहां पर मुसलमान और यादव दोनों ही कास्ट को मिलाने की कोशिश की गई थी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक बना सको। यूपी के अंदर मायावती, बीएसपी जो समाजवादी पार्टी है, बीएसपी की मायावती बीएसपी है, और जो सपा पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये सभी आपस में मिल गए थे, कॉलिजन बना लिए थे ताकि क्या हो सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट को अपने ग्रिप में ले सके, वोट बैंक बढ़ा सके अपना, वहाँ पर इलेक्शन जीत सके। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और इनकी वजह से क्या हुआ है, कई सारे नए काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप हैव इमर्ज्ड, जिसको कि फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, बैकवर्ड कास्ट ग्रुप नाम दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। भगवान जाने कौन सा फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, कौन सा बैकवर्ड कास्ट ग्रुप, बट इन पॉलिटिक्स की वजह से ये इफेक्ट आया है कि अलग अलग तरह के ग्रुपिंग्स बन गए हैं, उन ग्रुपिंग्स के लिए बातें होती है, उनके लिए चीज़ें होती है। तो आपको पता चल गया कि पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व है कास्ट में, एंड ऑल्सो कास्ट कैसे इफेक्ट करती है पॉलिटिक्स को। आई थिंक दैट बोथ इज क्लियर। नो आई विल गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि चाहे कास्ट इन पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिक्स इन कास्ट हो, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी होते हैं और निगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी क्या हुआ है कि इसकी वजह से जो भी डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी या कास्ट सिस्टम थे, जो कि आउटकास्ट ग्रुप्स थे, उनको क्या हुआ है, एक पॉलिटिकल अटेंशंस मिला है। वो दे हैव गॉट द पॉलिटिकल अटेंशंस, उनकी अपलिफ्टमेंट की बातें होती है, उनके लिए बातें की जाती है, तो इनसे उनका विकास हुआ है, उनका उत्थान हुआ है। सेकेंडली,
जो भी ऐसे ग्रुप्स थे उनको अब गवर्नमेंट एसएस मिला है, गवर्नमेंट एसएस में उनको डिसीजंस टेकन के लिए उसको मौका दिया गया है। चाहे वो बातें में भले ही करे कि मैं इस कास्ट के लिए बातें करूंगा, उनके लिए बातें भले ही करें ड्यूरिंग द इलेक्शंस, बट वो चीजें सामने उजागर तो हो रही है ना समाज में। पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि हाँ इस तरह के समुदाय में ऐसी चीजें हुई है तो इसका उत्थान होना चाहिए। तो ये सभी बातें पॉजिटिविटी आई है कि जितने भी आउटकास्ट ग्रुप्स थे उनका उत्थान की बातें हुई है, उनके लिए वर्क किया गया है, कुछ बातों में किया गया है, कुछ पे अमल किया गया है। ये और भी ज़्यादा इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि उनको क्या है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस जो टर्म है उनमें इम्प्रूवमेंट हो सके और वो समाज में एक स्थान पा सके। अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ ऐसा है जिनको अभी भी उनको चाहिए। आई एम नॉट फेवरिंग फॉर रिजर्वेशन और अगेंस्ट द रिजर्वेशन, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस जो चीज़ें हैं वो एक लेवल पे आना चाहिए समुदाय में, समाज में, ताकि सबका उत्थान हो सके। चाहे और ये भी हो रहा है कि फॉरवर्ड ग्रुप्स में भी जो भी हमारे पीछे हो रहे हैं ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस, उनके लिए भी वर्क होना चाहिए, उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट है तो उसमें सिर्फ अमीर लोग ही होते हैं, उनमें भी गरीबी है, उनमें भी कई लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, वो पीछे हो रहे हैं। अब उन वो सोशली तो बैकवर्डनेस उनके अंदर अभी भी नहीं है, एडुकेशनली बैकवर्डनेस भी उनके अंदर अभी भी नहीं है, बट वो एजुकेशन लेके भी समाज में अभी भी उनका अपना स्थान है, बट फिर भी उनको जॉब्स कम मिल रहे हैं। तो उनके लिए भी बातें होनी चाहिए। और जो ऑलरेडी आउटकास्ट ग्रुप पहले से हैं जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था उनके लिए भी बातें होनी चाहिए। दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट। निगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं इनके आपको पता है, जैसा कि कम्युनिज्म में क्या हो रहा है उसी तरह से सिमिलर कास्टिज्म में क्या हो रहा है कि इट हैज़ डिवाइडेड द सोसाइटी। आई थिंक समझ आ गया आपको ना। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप फ्यूचर के वोटर्स हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आप इन मुद्दों में फंस के मत रह जाओ। तो ड्यू टू दिस कास्टिज्म, ड्यू टू दिस कम्युनिज्म, वी हैव बीन डेविएटेड फ्रॉम द मेन थिंग जिसके लिए पॉलिटिक्स होना चाहिए, वो है डेवलपमेंट, करप्शंस, विकास। इन सब के लिए बातें होनी चाहिए, लेकिन इन सब बातों को छोड़कर अभी क्या हो रहा है, हमने मेन मुद्दा से भटक रहे हैं, कास्टिज्म के ऊपर बातें होनी चाहिए बिकॉज देर इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, इससे उनका उत्थान भी होता है। बट ऐसा ना हो कि इससे कास्ट डिवीजन हो जाए और जो कि टेंशन क्रिएट करे, इट लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस तक हो रहे हैं। कई कास्ट के खिलाफ आपको पता है कि मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है आजकल। तो ये सभी बंद होना चाहिए, ये सभी चीज़ बंद होना चाहिए। बट पॉलिटिक्स में बातें हो, बट पॉजिटिविटी के लिए बातें हो, निगेटिविटी के लिए बातें ना हो। हर का उत्थान हो, चाहे कोई सा भी कास्ट के लोग हो, हर कास्ट के लोग विकास करें ताकि हम जो विकासशील देश के रूप में आज डेवलपिंग कंट्री के रूप में वो एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ अग्रसर हो। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी हैव टॉक्ड अबाउट जेंडर डिवीजन, वी हैव टॉक्ड अबाउट रिलीजन बेस्ड डिवीजन, वी हैव टॉक्ड अबाउट कास्ट बेस्ड डिवीजन। मैं आपको तीनों में सिंपली एक चीज बोलता हूं, जो फर्स्ट जेंडर डिवीजन आया था, जो जेंडर डिवीजन था उसका अगर उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट हुआ तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था। पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे था कि उस जेंडर के लिए जो हमारे गर्ल्स सेक्शन थे उसके लिए उत्थान की बातें होती है, उसकी इंप्रूवमेंट की बातें होती है। सेम रिलीजन बेस्ड डिवीजन जो है ये निगेटिव इम्पैक्ट है, इसके लिए निगेटिव इम्पैक्ट कैसे है पॉलिटिक्स का, ये समाज को बांटने का काम करता है। सिमिलरली जो कास्टिज्म हो रहा है इसमें पॉजिटिविटी भी है और निगेटिविटी भी है। पॉजिटिविटी क्या है कि इससे जो आउटकास्ट ग्रुप जो भी हैं, डिसएडवांटेज कम्युनिटी जो हैं, उनके उत्थान का, उनके विकास की बातें होती है, उनको एसेस मिलता है गवर्नमेंट डिसीजंस लेने में। और निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि ये सोसाइटी को बांट रही है और उसके अलावा जो मेन मुद्दा है वहाँ से हम लोग भटक रहे हैं। तो आई थिंक दैट विद दिस आई विल फिनिश दिस चैप्टर। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू द 5th लेक्चर ऑफ योर सब्जेक्ट। माई काइंड रिक्वेस्ट कि आप लोग सभी इस पूरे चैप्टर्स को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक कंप्लीटली स्टडी करो। मैं आपको जितने टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। मैं आपको कंप्लीट खत्म करने के बाद एक कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर है वो भी डिस्कस करूंगा और आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो काइंडली गो थ्रू माई ऑल लेक्चर्स एंड इफ यू लाइक द वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। जितने भी 10th के लोग हैं, जितने भी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, जितने भी समाज के भी ऐसे लोग जो इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़े और समझने की कोशिश करें। मैं आपको जितनी भी पॉजिटिव बातें होगी वो लाने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गुड बाय।